नमस्कार। भारत दृष्टि में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम किशोर। भारत पहले भी दुनिया के लिए रहस्य था और आज भी किसी रहस्य से कम नहीं है। विशाल भूमि, अपार जनसंख्या, विविधताओं से भरा और अतीत की गहरी जड़ें। साक्ष्य स्पष्ट बताते हैं कि किसी समय भारत आर्थिक रूप से खूब संपन्न था। जब अंग्रेज आए उस समय दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सा 23% था और जब वो गए तो यह घटकर मात्र 4% रह गया। एक समय दुनिया के बड़े हिस्से से भारत का व्यापार चलता था। जिस सिल्क रूट पर आज चीन फिर से काम कर रहा है, उस रेशम मार्ग पर किसी समय सबसे अधिक भारत के व्यापारी व्यापार करते थे। भारत की संपन्नता का जिक्र चीनी यात्री वेनसांग ने भी अपने वृत्तांत में किया है। चाणक्य का अर्थशास्त्र आज भी सुप्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। कुल मिलाकर हम कभी अर्थ चिंतन में श्रेष्ठ और अर्थ व्यवहार में कुशल थे और यही कारण है कि हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज जब अर्थ चिंतन के अर्थ सिद्धांत के पूंजीवादी और मार्क्सवादी सिद्धांत असफल साबित हो रहे हैं तो एक बार फिर से दुनिया की नजर भारत की तरफ है। आज भारत दृष्टि में हम करेंगे इन सभी बातों की चर्चा, लेकिन उससे पहले देखते हैं यह रिपोर्ट। आज अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विश्व भर में अनेक मॉडल प्रचलित हैं, लेकिन ये सभी मॉडल असफल ही साबित हुए हैं। अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ी है। ये मॉडल विश्व के बड़े देशों को भी आर्थिक मंदी से बचा नहीं पाए। कभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत की संपन्नता का कारण उसकी उचित अर्थनीति थी, जो भारतीय दर्शन का हिस्सा है। भारत ने अर्थ को महत्वपूर्ण माना, अर्थ को साधन माना, साध्य नहीं माना। अर्थशास्त्र के साथ ही यहाँ हमेशा नीतिशास्त्र पर भी जोर दिया गया। उपभोग को भारतीय दृष्टि ने नकारा नहीं, बल्कि सीमित, संयमित और सदाचारी उपभोग पर जोर दिया। न्यायपूर्ण वितरण के साथ ही ट्रस्टीशिप जैसा सिद्धांत भी भारतीय चिंतन की ही देन है। भारत के आर्थिक चिंतन में हर समस्या का समाधान मिलता है, जिनको सही तरीके से लागू किया जाए तो निश्चित ही अर्थव्यवस्था का एक अलग स्वरूप देखने को मिलेगा। आज जब मौजूदा अर्थव्यवस्थाएं दुनिया की समस्याओं का हल नहीं दे पा रही, बल्कि उन्होंने समस्याओं को और बढ़ाया ही है, तो आवश्यकता एक ऐसे वैकल्पिक मॉडल की है जो न सिर्फ समाधान दे बल्कि विकास को टिकाऊ भी बनाए रखे। बेशक आज दुनिया की नजर एक बार फिर से भारत की ओर है। आज भारत दृष्टि में भारत के अर्थ चिंतन को लेकर हमारे साथ चर्चा के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर बजरंग लाल गुप्त जी। आप प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, समाज सेवी हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तर क्षेत्र के संघ चालक हैं। हाल ही में आपकी लिखी पुस्तक ए न्यू पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट सुमंगलम चर्चा में रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला प्रश्न, भारतीय अर्थ चिंतन को लेकर आप लंबे समय से काम करते रहे हैं। अर्थ चिंतन किसी भी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र के जीवन में कितना महत्व रखता है? और इससे जुड़ा एक प्रश्न कि हम कभी भी नैतिकता को अर्थशास्त्र से, अर्थव्यवहार से जोड़कर नहीं देखते। एथिक्स एंड इकोनॉमिक्स को हमेशा अलग रखकर देखा जाता है। इन दोनों पर आपका क्या कहना है? अर्थ चिंतन भारत ही नहीं, दुनिया की हर एक समाज व्यवस्था का केंद्र में रहा है। अंतर केवल इतना है, जिस समाज ने अर्थ चिंतन और अर्थ व्यवहार को सही ढंग से जांचा, परखा और उचित प्रकार से उसको हैंडल किया, वह समाज हर दृष्टि से प्रगति करता रहा है। आपने अपनी प्रस्तावना में जो जिक्र किया अंग्रेजों के आने से पूर्व भारत की समृद्धि का, और भी अगर हम पीछे जाएंगे तो कुल मिलाकर विश्व की जीडीपी में भारत का हिस्सा 37% तक था। तो क्यों था ये? आखिर ये संपन्न समृद्ध देश दुनिया भर में क्यों ये स्थान प्राप्त करता था? तो इसका वैशिष्ट्य उसका अर्थ चिंतन और अर्थ व्यवहार यही रहा है। इसलिए कभी भी देश के बारे में विचार करते समय अर्थ चिंतन को केंद्र स्थान पर रखकर विचार करना ही चाहिए, करते भी रहे। पर यह भी सच है, अर्थ को हमने सब कुछ नहीं माना, अर्थ को महत्वपूर्ण माना,
अर्थ को साध्य नहीं माना, अर्थ को साधन माना। जिस अर्थशास्त्र को आजकल हम पढ़ते और पढ़ाते हैं, दुर्भाग्य से उस अर्थशास्त्र ने अपने आप को नीति शास्त्र से काट लिया। इकोनॉमिक्स में हम पढ़ाते ही हैं, इकोनॉमिक्स हैज़ नथिंग टू डू विद एथिक्स। तो जो अर्थ चिंतन, अर्थ व्यवहार, आर्थिक सिद्धांत नीति शास्त्र से अपने को अलग कर लेता हो, उसका परिणाम क्या आएगा? उसका परिणाम तो घोटाला ही आएगा, उसका परिणाम तो करप्शन और भ्रष्टाचार ही आएगा। वो आज अपने देश में भी और दुनिया भर में भी दिखाई देता है। भारतीय चिंतन ने हमेशा कहा कि अर्थ व्यवहार करते समय नैतिकता को नहीं छोड़ना चाहिए, और भारत के इस चिंतन को ही गांधी जी ने आगे बढ़ाया था। गांधी जी का एक वाक्य बहुत प्रसिद्ध है, आई डू नॉट ड्रा ए शार्प कंट्रास्ट बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड एथिक्स। इकोनॉमिक्स that hurts the moral well-being of an individual or a nation is immoral and therefore sinful। गांधी जी तो स्पष्ट कहते हैं, मैं अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र के बीच कोई विभाजक रेखा मानकर नहीं चलता, और जो शास्त्र ऐसा करता है वह तो अनैतिक है, और उससे भी आगे बढ़ के वो कहते हैं वो तो पापपूर्ण है। इसलिए हमारे यहाँ पर अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र यानी नीति शास्त्र दोनों को साथ साथ लेकर के चलते रहे, और इसीलिए हमारी परंपरा में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ मांगे गए। हमारे यहाँ कहा यह गया, अर्थ और काम करना है, अर्जन भी करना है और उपभोग भी करना है, पर एक ही बात ध्यान रखना चाहिए, वो धर्म आधारित होना चाहिए, यानी नैतिकता आधारित होना चाहिए। उस प्रकार से अगर जीवन में अर्थ व्यवहार चलेगा तो जितने तरह के आर्थिक अपराध आज हम देख रहे हैं वो नियंत्रित भी होंगे और देश और समाज सुखी भी होगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो पुरुषार्थ चतुष्टय जिसको हम कहते हैं, उसका क्रम शायद इसलिए ऐसा रखा गया। पहले जो उसकी व्याख्या है कि ये भी करते हैं कि धार्मिक रीति से अर्जित धन से कामनाओं की पूर्ति होगी तो मोक्ष स्वतः मिलेगा। ठीक है, आपका कहना बराबर। क्रम रखने का ही अर्थ ही है, अर्थ और काम को बीच में रखा। अर्थ का मतलब है अर्निंग और काम का मतलब है कंजम्पशन। तो अर्निंग और कंजम्पशन के बिना दुनिया का कोई समाज नहीं चल सकता, परंतु वो किसके नियंत्रण में रहे, गाइडेंस किसका रहे, तो धर्म का रहना चाहिए। और इसलिए हमारे यहाँ तो याज्ञवल्क्य ने यहाँ तक कहा, अर्थशास्त्रात् तो बलवत् धर्मशास्त्रम इति स्थिति। कौटिल्य ने भी इसको दोहराया। अगर कभी आर्थिक सिद्धांतों, आर्थिक नीतियों, आर्थिक व्यवहारों और धार्मिक सिद्धांतों और धार्मिक व्यवहार के बीच में क्लैश आ जाए, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए, विरोधाभास हो जाए, तो प्रिफर किसको कहना चाहिए? तो वो कहते हैं अर्थशास्त्र की तुलना में धर्मशास्त्र को यानी नीति को प्रेफर करना चाहिए। सिद्धांत बड़े स्पष्ट हैं। मेरे ख्याल से आज का जो अर्थ चिंतन है, आधुनिक समय में जो पूंजीवादी व्यवस्था में जो हम चल रहे हैं, उसमें शायद पहले के और अंत के चतुष्टय को छोड़ दिया गया, अर्निंग और कंजम्पशन को ही ध्यान में रखा गया। अर्निंग भी धर्म आधारित नहीं है और कंजम्पशन भी नहीं। उपभोग की जो बात करते हैं तो पूरा का पूरा आज का आर्थिक सिद्धांत अधिक से अधिक कंजम्पशन होगा तो मार्केट बढ़ेगा, ऐसा कहते हैं। उपभोग को लेकर भारतीय दृष्टि क्या रही? जैसा मैंने पढ़ा, इससे जुड़ी 2 बातें। एक सूत्र कहता है वीर भोग्या वसुंधरा, दूसरा इस सिद्धांत है कि भोग में योगी होना। इन दोनों की कैसे व्याख्या करेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। उपभोग को हमने नकारा नहीं, पर उपभोग के बारे में भारतीय दृष्टि में बार बार ये जोर दिया जाता रहा है, सीमित, संयमित, सदाचारी उपभोग। ऐसे ये 3 शब्दों का प्रयोग होते रहे। असीमित उपभोग नहीं होना चाहिए, अनैतिक उपभोग नहीं होना चाहिए, असदाचारी उपभोग नहीं होना चाहिए, अनलिमिटेड कंजम्पशन नहीं होना चाहिए। पिछले दिनों अमेरिका में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, उसके बहुत सारे विश्लेषण आए हैं। उसमें से एक महत्व का विश्लेषण ये है, उसका बड़ा कारण उपभोक्तावाद था। वो आवश्यकता से अधिक उपभोग पर जोर देते रहे। परमात्मा ने सीमित तो संसाधन ही बनाए, संसाधन तो असीमित नहीं है। अगर हम अपनी उपभोग की, भोग की आवश्यकताओं को असीमित कहेंगे तो कैसे चलेगा? न संसार चल सकता है,
न समाज चल सकता, न अर्थव्यवस्था चल सकता है। तो उसके कारण से ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस कंज्यूमरिज्म के कारण से आया। हमारे देश में भी एक ऐसे दार्शनिक हो गए हैं, वो लगभग इसी विचार को मानते थे, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देह पुनरागमनम कुतः। वो कहते हैं ऋण लो, घी पियो, यानी खूब कंजम्पशन करो, ये शरीर फिर थोड़ा ही मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर जीवन का उद्देश्य केवल और केवल उपभोग है। भारतीय चिंतन ने इसको नहीं माना। हमने ये माना हम खाने के लिए नहीं जीते हैं, जीने के लिए जितना आवश्यक है उतना खाते हैं। इसलिए उपभोग में संयम ये बड़े महत्व का विषय है। और अब तो ये कहा जा रहा है, जिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, तो वी कैन नॉट हैव सस्टेनेबल डेवलपमेंट विदाउट हैविंग सस्टेनेबल कंजम्पशन पैटर्न। अगर हमको टिकाऊ विकास चाहिए तो टिकाऊ विकास के लिए पहले आपको अपने उपभोग को नियंत्रित करना पड़ेगा। जो व्यक्ति या समाज का जो वर्ग आवश्यकता से अधिक उपभोग करता है, निश्चित रूप से वो किसी के हक को छीन रहा है। हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में पहनने के लिए कपड़े हैं, परंतु हर बार मार्केट में जाकर हम नया कपड़ा खरीद लाते हैं। तो इसका अर्थ है हम देश में रहने वाले किसी व्यक्ति के कपड़े का हक छीन रहे हैं। हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त है, पर हम आवश्यकता से अधिक उपभोग पदार्थों को, लग्जूरियस आइटम को जुटाते जाते हैं। तो सामान्य व्यक्ति के लिए न्यूनतम उपभोग भी हम उसको उपलब्ध नहीं करवा पा रहे। इसलिए भारतीय चिंतन ने ये कहा, मैं भी भूखा न रहूं और समाज जीवन में रहने वाला कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। मनुष्य की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था अर्थ चिंतन में और अर्थव्यवस्था में रहनी चाहिए। किसी को भी लग्जूरियस लाइफ जी करके और दूसरे को अनिवार्य आवश्यकता भी न मिले, इस चिंतन को भारत ने स्वीकार नहीं किया है। बिल्कुल ठीक। अर्थव्यवस्था के अर्थ चिंतन को अगर हम नीति नियमों से, धर्म से जोड़ दें तो इसका आयाम ही बदल जाता है और भारतीय परिवेश में, यहाँ की संस्कृति परंपरा में उसे समझना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है। दो छोटी बातें मुझे ध्यान आ रही हैं, जैसे कि एक चिड़िया के विषय में कहते हैं मुनि क्षमा सागर जी महाराज, वो कहते हैं कि पूरा खेत सामने पड़ा होता है, लेकिन चिड़िया अपने ज़रूरत का बस 2 दाना ही लेती है। अपरिग्रह को इससे अच्छी तरह से और नहीं समझा जा सकता। दूसरी बात महात्मा गांधी जी ने कही कि इस धरती के पास इतना पर्याप्त है कि हर किसी की आवश्यकता पूरी हो, लेकिन इसके पास इतना भी नहीं कि किसी एक का भी लालच वो पूरी कर पाए। तो ये चर्चा हमारी जारी रहेगी और आगे हम अर्थचिंतन के अलग अलग आयामों पर आपकी राय लेंगे, लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद भारत दृष्टि में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं भारत के अर्थ चिंतन की और हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर बजरंग लाल गुप्त जी। आप अर्थशास्त्री हैं, अर्थ चिंतक हैं, समाज सेवी हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तर क्षेत्र के संघचालक हैं। ब्रेक में जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे उपभोग के सिद्धांत की और इसी से जुड़ा है उत्पादन। आज का बाजार कहता है जितना अधिक उपभोग होगा उतना अधिक उत्पादन होगा, लेकिन हम समझना चाहेंगे कि उत्पादन को लेकर भारत की दृष्टि क्या रही। कितना उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, पर्यावरण को ध्यान में रखकर उत्पादन हो, लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर हो, और इसी से जुड़ी जो 2 बातें और भी हैं कि बचत और निवेश, उसको इससे कैसे जोड़कर देखें। हमने उपभोग की चर्चा करते समय ये कहा, सीमित संयमित उपभोग होना चाहिए। असीमित उपभोग नहीं है तो उत्पादन भी उसी की मर्यादा को ध्यान में रख करके किया जाना चाहिए। दोनों एक दूसरे के साथ संबंधित है। दुर्भाग्य से वर्तमान की रचना में हो क्या गया है, उपभोग को भी असीमित बना दिया और उस असीमित उपभोग की पूर्ति करने के लिए उत्पादन भी बड़ी मात्रा में करने का नारा दुनिया का प्रत्येक देश देने लग गया। अधिक उत्पादन करने के चक्कर में 2 काम कर रहा है वो। एक तो प्राकृतिक संसाधनों का बेरहमी से शोषण, पर्यावरण का संकट पैदा हो गया, प्रदूषण पैदा हो गया। इसलिए भारतीय चिंतन में हमने ये कहा उत्पादन तो होना चाहिए,
नहीं तो मनुष्य की जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाएं कहाँ से आएगी। पर उत्पादन करते समय प्रकृति के साथ उच्छृंखलता नहीं करना, प्रकृति की मर्यादा को ध्यान में रखना, प्रकृति का शोषण करके उत्पादन नहीं करना, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके उत्पादन करना। इससे उत्पादन में इस बात को ध्यान में रखकर, इस मर्यादा को ध्यान में रख करके उत्पादन किया जाना चाहिए। ये भारतीय दृष्टि रही है। एक दूसरी बात भी उत्पादन के संबंध में हम लोगों ने कहा है, उत्पादन का तंत्र ऐसा होना चाहिए जिस तंत्र के द्वारा देश के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके। अगर आपने उत्पादन का तंत्र ऐसे विकसित कर लिया, उत्पादन तो खूब हो रहा है परंतु रोजगार नहीं मिल रहा। इसलिए गांधी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक बात कहा करते थे, हमको अपने देश में मास प्रोडक्शन नहीं चाहिए, प्रोडक्शन बाय दी मासेज चाहिए। तो प्रोडक्शन बाय दी मासेज होगा तो रोजगार का सृजन भी होगा और ठीक प्रकार से मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति भी होगी। अब अगर उत्पादन करना है तो उत्पादन करने के लिए पूंजी चाहिए। पूंजी चाहिए तो पूंजी कहाँ से आएगी? देश के भीतर से पूंजी आएगी। और पूंजी लाने के लिए और निवेश करने के लिए बचत करना आवश्यक है। हमारे देश की ये भी विशेषता रही है कि स्वभावतः हमारे देश का हर एक व्यक्ति बचत करता है। गरीब से गरीब आदमी बचत करता है। दुनिया के लिए आश्चर्य का विषय है, भारत की इस गरीब अर्थव्यवस्था में कुल मिलाकर जीडीपी का 30% से लेकर 34% तक अलग अलग समय में बचत होती रही। दुनिया के किसी अर्थशास्त्री के पास में इसका एक्सप्लेनेशन नहीं, हमारे पास है। तो बचत पर हमने जोर दिया, बचत होना ही चाहिए। और इसमें भी आपको जानकर प्रसन्नता होगी, इस देश की कुल बचत में सबसे बड़ा हिस्सा पारिवारिक बचत का है। तो पारिवारिक बचत है तो परिवार व्यवस्था पर हमने जोर दिया। परिवार में बहुत सारा काम हम परिवार के भीतर ही उत्पादन कर लेते हैं वस्तुओं और सेवाओं का। हालांकि यहाँ की जीडीपी में उसको जोड़ा नहीं जाता, जोड़ा नहीं गया। और बाकी दुनिया के देशों की जीडीपी में उसको जोड़ा गया। इसलिए उन्होंने कहा हमारी जीडीपी ज़्यादा है। हमारे देश का तो परिवार जो है और परिवार की किचन है वो छोटा मोटा कारखाना ही है। हाँ है, पापड़ बनता है, बढ़िया बनती है, सेवियाँ बनते हैं, अचार बनते हैं, मुरब्बे बनते हैं, भोजन बनता है। कुटीर उद्योग के सारे काम लगभग घरों में होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में। पश्चिम के देशों में ये सब काम बाजार में होता है, इसलिए उनकी जीडीपी बढ़ गई। तो हमारे यहाँ बचत होने का एक बड़ा कारण बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन और उपभोग वो परिवार के भीतर हो जाता है। और एक दूसरा कारण है हमारा परिवार का भाव। हर एक व्यक्ति सोचता है कि मैं मरने के समय अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ छोड़ जाऊं, मैं बुढ़ापे के लिए कुछ संग्रह करूं, बच्चों के विवाह और शिक्षा के लिए मुझे बचत करना चाहिए। ये जो परिवार का भाव है ये बचत करवाता है। और इस बचत में से हम फिर पूंजी निवेश करते हैं, इसी में से स्वावलंबन आता है। तो हमने अपने देश के उत्पादन को बनाए रखने के लिए सर्वाधिक जोर घरेलू बचत और घरेलू निवेश पर दिया है। एक प्रश्न इससे आगे का, उत्पादन की चर्चा हमने कर ली, उपभोग की चर्चा कर ली, लेकिन एक प्रश्न आता है न्यायपूर्ण वितरण। सबसे बड़ा असंतोष और असमानता का जो कारण हम देखते हैं कि जो चीज़ें उत्पादन हो रही हैं वो ठीक ठीक जहाँ जहाँ जाना चाहिए, समाज में वितरण जिस हिसाब से होना चाहिए वो नहीं होता है। और इसका कारण कहीं ना कहीं जो एक दो मूल सिद्धांतों की चर्चा हम लोग करते हैं, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत और अंत्योदय का सिद्धांत। एक पे महात्मा गांधी जी ने बहुत जोर दिया और एक पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने पूरा उनका चिंतन। न्यायपूर्ण वितरण को लेकर भारत की दृष्टि क्या रही? पहले जो दो विषय हम लोगों ने विवेचना की, उपभोग और उत्पादन, वो अगर भारतीय दृष्टि से चले तो एक स्वाभाविक परिणाम होगा कि वितरण भी न्यायपूर्ण होगा। हम लोगों ने इस न्यायपूर्ण वितरण पर बड़ा जोर दिया है। क्यों दिया है? उसका कारण है कि वितरण करने से पहले इस बात का विचार करना पड़ता है कि देश के संसाधनों का मालिक कौन है। जिस पूंजीवादी व्यवस्था का आपने जिक्र किया, उस पूंजीवाद ने तो देश के संसाधनों पर मालिकाना हक व्यक्ति का माना है। व्यक्ति का मकान, व्यक्ति की दुकान, व्यक्ति का कारखाना।
तो जब संसाधनों पर व्यक्ति का अधिकार होगा तो स्वाभाविक रीति से जिसके पास जितने ज़्यादा साधन होंगे उतना ज़्यादा उत्पादन करेगा, तो असमानता आएगी, विषमता आएगी। इसकी प्रतिक्रिया में से साम्यवाद ने कहा कि व्यक्ति व्यक्ति का कुछ नहीं, सब संसाधनों का राष्ट्रीयकरण और राष्ट्रीयकरण के नाम पर सरकारीकरण कर लो। तो व्यक्ति के हाथों से साधन निकल करके सरकार के पास चले गए, और सरकार के पास चले गए तो वहाँ काम करने की प्रेरणा और पहल खत्म होगी, सारी साम्यवादी अर्थव्यवस्था ढह गई। तो भारतीय चिंतन ने कहा कि संसाधनों के असली मालिक तो वो परमात्मा है, समाज है, उसी में से ट्रस्टीशिप का सिद्धांत आया। हमारे पास जो कुछ साधन है उसके हम ट्रस्टी हैं, हमारे उपयोग के लिए जितना है उतना हम रखेंगे, शेष को समाज को वापस दे देंगे। तो इस ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में आने के कारण से अनावश्यक व्यक्ति के मन में संसाधनों को इकट्ठा करने का लालच नहीं आता, जो कुछ है समाज को सहज रीति से देता रहता है। इसी से ममत्व से समत्व या ममता से समता का सिद्धांत भारतीय चिंतन में से निकलता रहा और व्यवहार होता रहा। इसमें से वितरणात्मक न्याय निकला। आपने एक और महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान दिलाया, वो है अंत्योदय। कुल मिलाकर देश की आर्थिक नीति का, अर्थतंत्र का, विकास नीति का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो पंडित दीनदयाल जी ने और गांधी जी ने दोनों ने इस बात पर जोर दिया था कि समाज में जो आखिरी पंक्ति में और आखिरी स्थान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, अगर आपकी नीति उसके जीवन में कुछ तरक्की ला पाती है तो आपकी नीति ठीक है, और उसके जीवन में तरक्की नहीं आती, केवल कुछ लोगों तक ही तरक्की आकर रुक जाती है, तो आपकी नीति गलत है। इसी में से अंत्योदय का सिद्धांत दीनदयाल जी ने दिया। और आनंद का विषय है, वर्तमान सरकार भी उस अंत्योदय को अपना केंद्रीय उद्देश्य मानकर बहुत सारी योजनाएं चला रही है। तो सारी आर्थिक नीतियों का और अर्थतंत्र का झुकाव, उसका रुझान, उसका डायरेक्शन इस आखिरी आदमी के जीवन में सुधार लाने की लोग होना चाहिए। यही अंत्योदय है, और अंत्योदय हो गया तो न्यायपूर्ण वितरण स्वाभाविक रीति से होगा। अंत्योदय पर सरकार काम कर रही है। एक प्रश्न जो मेरे मन में है और कईयों के मन में है, हमारे ये सिद्धांत अनंत काल से हैं, भारतीय दर्शन में है, अर्थचिंतन में है। लंबे समय तक हम लोग परतंत्र रहे, अंग्रेज आए और सारी व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हुई। उसके बाद के काल में हमने विश्व की वो पूंजीवादी व्यवस्था की ओर जाना एक तरह से मजबूरी हो गई और पूरी व्यवस्था उस तरह से चल रही है। भारत का जो अर्थचिंतन जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसका ठीक ठीक क्रियान्वयन कैसे संभव है, और क्या ठीक तरह से, ठीक उसी तरह से क्या ये संभव है भी? निश्चित संभव है, और संभव ही नहीं, अनिवार्य है, ये करना ही होगा। और भारत का मॉडल लेकर दुनिया को भी इस रास्ते पर चलना होगा। पर ये करने के लिए 3 काम करने पड़ेंगे। पहला, आज का जो हमारा अर्थचिंतन का आर्थिक क्षेत्र में जो एकेडमिक्स है, उस एकेडमिक्स को, इस अर्थ चिंतन को स्वीकार करना पड़ेगा। तो एकेडमिक्स बदलना चाहिए। आखिर आर्थिक नीतियों के निर्माता कहाँ से निकलते हैं? कॉलेज से निकलते हैं, विश्वविद्यालयों से निकलते हैं, आर्थिक इंस्टीट्यूशन से निकलते हैं। तो वहाँ भारतीय अर्थचिंतन का पढ़ना पढ़ाना, उसकी दृष्टि को समझना समझाना, ये प्रारंभ होना चाहिए। वहाँ से पढ़े हुए लोग जब ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे, नीति निर्माता के रूप में जाएंगे, तो स्वाभाविक रीति से इसको व्यवहार में लाना आसान हो जाएगा। तो एक काम एकेडमिक लेवल पर करना। दूसरा काम सरकार के स्तर पर, वो पॉलिटिकल विल पावर से होगा। अभी तक हम उस चक्कर में पड़े रहने के कारण से भारतीय दृष्टि के अर्थचिंतन को व्यवहार में लाने की इच्छा शक्ति ही नहीं थी हमारे नेताओं की और शासनकर्ताओं की। तो उस इच्छा शक्ति को आना और एक बदलेंगे, संपूर्ण स्थिति को, व्यवहार को बदलेंगे, आर्थिक नीतियों को बदलेंगे, विकास के मॉडल को बदलेंगे। ये इच्छा शक्ति जितनी मात्रा में प्रकट हो सकेगी उसमें बदल है। और तीसरा, आज भी अपने देश का अर्थतंत्र, जिस अर्थचिंतन की मैंने बात की, वास्तव में व्यवहार आज भी वैसा ही चल रहा है, उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। ग्रास रूट डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, छोटे छोटे शिल्पकार हैं,
छोटे छोटे काम धाम करने वाले लोग हैं उनको भी रिकग्नाइज नहीं कर रहे। तो ऐसे ग्रास रूट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की अधिक सहायता करना, अधिक लाइमलाइट में लाना, उनको रिकग्नाइज करना, ये तीनों काम होंगे साथ साथ तो इसका क्रियान्वयन आसान हो जाएगा, तेज गति से हो जाएगा। ये चर्चा बड़ी लंबी हो सकती है, अर्थ चिंतन को लेकर सारा दिन और कई दिनों तक भी चर्चा हो तो भी इसके कई आयाम हम समेट नहीं पाएंगे। लेकिन आज की चर्चा से जो बातें हम समझ पा रहे हैं कि ममत्व हो तो समत्व आएगा, ममता हो तो समता आएगी, धर्म को नीति नियम को आधार बनाए तो वह अर्थचिंतन पूरे समाज के हित का हो सकता है। और यह अर्थचिंतन जो भारतीय अर्थचिंतन है उसको व्यवहार में लाना बिल्कुल संभव है, बल्कि अनिवार्य है। पूरी दुनिया आज इधर देख रही है कि एक ऐसी व्यवस्था आए जिससे कि विकास सभी के हित का हो, कोई भी उसमें पीछे ना छूट पाए। तो आज के इस भारत दृष्टि के अर्थ चिंतन कार्यक्रम में बस इतना ही। बजरंग लाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्थ चिंतन से जुड़े अलग अलग आयामों पर प्रकाश डालने के लिए, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद यह कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।